देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहर बन गई है और हमारे नेताओं को इस पर राजनीति करने से फुर्सत नहीं। कभी भाजपा सरकार आप पर प्रदूषण को सही से न संभालने का आरोप लगाती है तो कभी आप भाजपा को घेरने लगती है। इतना ही नहीं, नेताओं ने इसे धर्म का एंगल देने में भी देर नहीं की। प्रदूषण का सारा ठिकाना दिवाली पर थोप दिया। पर आज हम दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर खुलकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकार ने कौन कौन से जरूरी कदम उठाए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इनमें सबसे पहला है क्लाउड सीडिंग, यानी आर्टिफिशियल तौर पर बारिश करवाना जिससे प्रदूषण कम हो। पर क्या ऐसा करना इतना आसान और किफायती है? 28 अक्टूबर को आर्टिफिशियल बारिश कराई गई जो कुछ हद तक सफल भी रही थी, पर इस एक दिन की प्रक्रिया में सरकार का करीब 60 लाख रुपए का खर्च आया था। इसके बारे में आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने बताया था कि ये खर्च 20,000 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर का है और अगर इस बारिश को पूरे सीजन कराया जाए तो यह खर्च करीब 20 से 30 करोड़ रुपए का होगा। उन्होंने कहा कि यह सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बजट से 100 गुना कम है। इसके अलावा ऑडिवन में गाड़ियों की आवाजाही को पहले लागू किया गया था जिसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। वहीं अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से BS4, PS5 या इससे पुराने इंजन वाले सभी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू किया गया है। यह पोल्यूशन कंट्रोल करने का एक उपाय है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैप 3 लागू किया गया है। इसके तहत मेट्रो, अस्पताल और फ्लाईओवर से जुड़ी परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी निर्माण कार्य बंद किए जा चुके हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल के 4 पहिया वाहनों पर भी रोक है और स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने की इजाजत दी गई है। अब बात करते हैं उस पड़ोसी देश की जिसके एयर पोल्यूशन कंट्रोल के तरीके की दुनिया भर में तारीफ की जाती है, पर अफसोस हम इससे कुछ सीख नहीं पाए। चीन ने जहरीली हवा से निजात पाने के लिए इंटीग्रेटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि एयर पोल्यूशन की वजह कंस्ट्रक्शन है या फिर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां। इसके लिए हर एक जमीन का हिस्सा ट्रेस किया जाने लगा। दूसरा तरीका सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट का अपनाया। इसमें सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेट्रो को बढ़ाया, पार्किंग स्पेस कम कर दिए और फ्लाईओवर और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी कम कर दिया। इसके अलावा हाई डेंसिटी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बड़े पैमाने पर बनाया गया जहां ऑफिस, घर, स्कूल, कॉलेज और दुकानें एकदम करीब थी जिससे लोगों को लंबा सफर तय नहीं करना पड़े। वहीं तीसरा तरीका था कोल बर्निंग को कम करना। इसके लिए या तो फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया या उनका मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया। बड़े स्तर पर पेड़ लगाए गए जिससे मंगोलिया से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोका जा सके क्योंकि उनका भी हवा जहरीली करने में अच्छा खासा योगदान था। लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम को शुरू किया गया जिसका सीधा सा मतलब है कि अब वही लोग गाड़ी खरीद पाएंगे जो लॉटरी में लाइसेंस प्लेट जीतेंगे। इसके साथ ही ऑड इवन को भी सख्ती से लागू किया गया। स्क्रैपिंग इंटेंसिव स्कीम लाई गई जिसमें पुरानी गाड़ी बेचने पर अगर नई गाड़ी खरीदी जाए तो सब्सिडी मिलती है। लो एमिशन जोन बनाए गए, यानी अगर आपकी गाड़ी से ज्यादा प्रदूषण होता है तो आप इन क्षेत्रों में नहीं जा सकते। इसी के साथ मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा इतनी बेहतर कर दी गई कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। ये प्लान केवल बीजिंग में नहीं बल्कि राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में भी सख्ती से लागू किया गया जिससे दूसरे शहरों का प्रदूषण फिर से राजधानी को ना घेर पाए। और यहाँ भारत में कुछ उल्टा ही नजारा देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग साफ हवा के अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वे मांग कर रहे हैं अपने जीवन के उस अधिकार की जिसे राजधानी के लोगों से छीन लिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपना चुका है और शायद हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बीजिंग की तरह भारत की राजधानी में भी एयर पोल्यूशन बीमारियों की एक बड़ी वजह बनेगा और तब हम प्रदूषण को छोड़कर हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाने लग जाएंगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।